पहले विश्व युद्ध को कहा गया था सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 20 साल के अंदर ही इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष छिड़ गया। इस पूरी कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे एक आर्थिक तबाही ने दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार की। तो सवाल यही उठता है, जो जंग सभी युद्धों को खत्म करने वाली मानी जा रही थी, वही सिर्फ 2 दशक बाद इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष की वजह कैसे बन गए? इसका जवाब देखिए गोलियों और खाइयों में नहीं, बल्कि बही खातों और अर्थशास्त्र में छिपा है। हम इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे पहले विश्व युद्ध के बाद की उस अस्थिर शांति से। फिर देखेंगे कर्ज पर बने उस नाजुक वित्तीय महल को। उसके बाद आएगी दुनिया को हिला देने वाली मंदी। फिर जानेंगे कि कैसे देश अपने में सिमट गए, और आखिर में हम उस राह पर चलेंगे जो सीधे एक और विश्व युद्ध की तरफ जा रही थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद की दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जो एक नहीं बल्कि दोहरे संकट से जूझ रही थी। एक तरफ युद्ध का पहाड़ जैसा कर्ज और दूसरी तरफ महामंदी। ये दोनों ताकतें आपस में इस तरह जुड़ी हुई थीं कि इन्होंने पूरी दुनिया की नींव हिलाकर रख दी। तो ये दोहरे संकट असल में थे क्या? इसे एक दुष्चक्र की तरह समझिए, एक विशियस साइकिल। युद्ध के कर्ज ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया था, और जब ऊपर से महामंदी की लहर आई तो उसने उस कमजोर नींव को पूरी तरह से ढा दिया। अब कर्ज चुकाना और भी नामुमकिन हो गया था। चलिए अब पहले डोमिनो को देखते हैं। ये एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था थी जो किसी असली उत्पादन पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से कर्ज पर बनी हुई थी। एक ताश के पत्तों का महल। देखिए, इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। मित्र राष्ट्रों ने, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का उधार लिया था। अब अपना ये कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने इसका सारा बोझ हार चुके जर्मनी पर डाल दिया और उससे भारी हर्जाने की मांग की, और इस पूरी व्यवस्था को वर्साई की संधि में कानूनी रूप दे दिया गया, जहां युद्ध अपराध खंड ने सारा का सारा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया। जर्मनी से कितनी मांग की गई? 132 अरब गोल्ड मार्क्स। आज के हिसाब से ये खरबों डॉलर के बराबर है। ये रकम इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि युद्ध में तबाह हो चुके जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए इसे चुका पाना नामुमकिन था। इसे चुकाने का कोई रास्ता था ही नहीं। ये असल में सजा थी, हर्जाना नहीं। इससे एक बहुत ही अजीब और बेहद खतरनाक चक्र शुरू हुआ। ध्यान से समझिए, अमेरिका जर्मनी को कर्ज देता, जर्मनी उस पैसे से ब्रिटेन और फ्रांस को हर्जाना चुकाता, और फिर ब्रिटेन और फ्रांस वही पैसा अमेरिका को अपना कर्ज चुकाने के लिए वापस दे देते। मतलब पैसा बस घूम रहा था। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था किसी असली उत्पादन पर नहीं, बल्कि अमेरिकी क्रेडिट के एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिकी हुई थी। तो सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि ये उदाहरण बताता है, कि इस पूरे चक्र के पीछे कोई असली आर्थिक तरक्की नहीं थी। ये सिर्फ कर्ज और एक भ्रम पर टिका था। एक ऐसा भ्रम जो कभी भी टूट सकता था। ताश के पत्तों का महल जो बस गिरने ही वाला था। और फिर 1929 में वो महल गिर गया। वॉल स्ट्रीट क्रैश वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी नाजुक वित्तीय संरचना में आग लगा दी। पहला डोमिनो गिर चुका था, और यह पतन बहुत तेजी से हुआ। अक्टूबर 1929 में अमेरिका में संकट शुरू हुआ। सिर्फ 1 साल के अंदर 1930 तक अमेरिकी बैंकों ने जर्मनी से अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया, जिससे वहां की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। 1931 तक ये आग पूरे यूरोप में फैल गई और बड़े बड़े बैंक दिवालिया होने लगे। जो अमेरिका का संकट था वो अब एक वैश्विक तबाही बन चुका था। इन आंकड़ों के पीछे का जो मानवीय असर था वो भयानक था। जर्मनी में सोचिए, लगभग हर 3 में से 1 काम करने वाला व्यक्ति बेरोजगार था। बेरोजगारी 30% तक पहुंच गई। अमेरिका में भी यह आंकड़ा 25% था। कल्पना कीजिए, लाखों परिवार रातों रात बिना किसी आमदनी के रह गए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक वित्तीय संकट नहीं था। नहीं, इसने लोगों के जीवन भर की बचत को एक झटके में मिटा दिया, और जो मध्यम वर्ग था उसे तबाह कर दिया। और खासकर जर्मनी में इसे एक राष्ट्रीय अपमान के तौर पे देखा गया, जिसका फायदा हिटलर जैसे नेताओं ने जमकर उठाया। इस वैश्विक मंदी के जवाब में देशों ने मिलकर काम करने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश की। सब अपने अपने बारे में सोचने लगे। उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट। मकसद तो अच्छा था, अमेरिकी उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाना, लेकिन इसका नतीजा ठीक उल्टा हुआ।
इसने एक वैश्विक व्यापार युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि दूसरे देशों ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने दरवाजे बंद कर लिए। इसका असर कितना विनाशकारी था, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1929 और 1934 के बीच सिर्फ 5 सालों में दुनिया भर के व्यापार में 60% की गिरावट आई। 60%! सोचिए, दुनिया भर में माल ले जाने वाले जहाज बंदरगाहों पर खड़े रह गए, कारखाने बंद हो गए। इस एक कदम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला ही घोंट दिया। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से बिखर गई। देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया, अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करने की होड़ में लग गए ताकि उनका निर्यात सस्ता हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पूरी तरह खत्म हो गई, और राष्ट्रसंघ, जिसे ऐसे संकटों को रोकने के लिए बनाया गया था, वो बस असहाय खड़ा देखता रहा। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कि कैसे इस आर्थिक तबाही ने राजनीतिक उग्रवाद को जन्म दिया और दुनिया को एक और महायुद्ध की आग में झोंक दिया। ये हमें वापस उसी दुष्चक्र पर ले आता है। युद्ध के कर्ज ने मंदी को और गहरा किया, और मंदी ने कर्ज चुकाना असंभव बना दिया। ये एक ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा था। इस आर्थिक निराशा ने राजनीति में जहर घोल दिया। लोकतंत्र और पूंजीवाद जैसी व्यवस्थाओं में लोगों का विश्वास टूटने लगा। नाजी और फांसीवादी जैसी उग्रवादी पार्टियों ने लोगों के इसी गुस्से और हताशा का फायदा उठाया। उन्होंने आसान समाधानों का वादा किया और सारा दोष विदेशियों और अल्पसंख्यकों पर मढ़ दिया। और जब हिटलर ने आक्रामक कदम उठाने शुरू किए, तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोकतंत्रों ने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि जैसा कि यहाँ कहा गया है, वे अपनी घरेलू आर्थिक समस्याओं में इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि वे एक और युद्ध का जोखिम उठाने की हालत में ही नहीं थे। और ये हमें इस कहानी के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या आर्थिक बर्बादी की नींव पर कभी स्थायी शांति का महल बनाया जा सकता है? इतिहास का ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि आर्थिक स्थिरता और वैश्विक शांति एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं।